नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उत्तराखंड। आज का हमारा विषय है बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का। विद्यार्थियों, हम इसमें ठाट और राग क्या होते हैं, इनकी तुलना आपस में क्या है, तुलनात्मक इनका क्या अध्ययन है, ये सभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, ठाट स्वरों के उस समूह से को कहते हैं जिससे कि राग उत्पन्न हो सके। राग जो कि राग संगीत है हमारा, आप कई रागे गाते हैं, यमन, बिलावल, भैरव, ये सभी रागे किसी न किसी ठाट में से उत्पन्न हुई है। तो मेल या ठाट एक ही बात है, उस स्वरों के समूह कहा जाता है जिससे कि राग उत्पन्न हो सके। देखिए, नाद से स्वर और स्वरों से सप्तक और सप्तक से ही ठाट तैयार होता है। एक सप्तक में शुद्ध, विकृत, कोमल, तीव्र मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ। इन्हीं स्वरों की सहायता से ठाट तैयार होते हैं और ठाट को ही हम संस्कृत में मेल कहते हैं। ठाट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनकी हमें यहाँ चर्चा करनी चाहिए। पहली बात यह है कि 12 ठाट जितने 12 स्वरों हैं उनसे तैयार किया जाता है, अर्थात कोमल, तीव्र और शुद्ध स्वरों से ही, 12 स्वरों में से ही ठाट तैयार किया जाता है। किंतु ठाट में 7 स्वर ही लिए जाते हैं, अर्थात 7 स्वरों से ज़्यादा हम किसी भी ठाट में स्वरों की संख्या नहीं रख सकते। और ये जो 7 स्वर हैं, इन्हीं 12 स्वरों अर्थात शुद्ध, विकृत जो स्वर हैं, इन्हीं में से लिए जाते हैं। दूसरी बात, वे 7 स्वर सारे गामा पधनी इसी क्रम में और इन्हीं नामों से होने चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि सा के बाद आपने मध्यम ले लिया और फिर आपने ऋषभ लिया, फिर गंधार लेके पंचम, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्रमिक रूप से जो स्वर सारे गामा पधनी है, इसी क्रम में 7 स्वरों को उस ठाट में से चुनना होगा। मतलब ठाट बनेगा तो ठाट बनाने के लिए उन 12 स्वरों में से इसी क्रम में से स्वर को चुनना होगा। यह हो सकता है कि उपयुक्त 7 स्वरों में से कोई कोमल या कोई तीव्र ले लिया जाए, किंतु सिलसिला यही रहेगा। अर्थात ये हो सकता है कि आपने इसे कोमल ऋषभ ले लिया, या कोमल गंधार ले लिया, तीव्र मध्यम ले लिया, कोमल धैवत ले लिया, कोमल निषाद, लेकिन आपका जो क्रम है स्वरों को चुनने का वो सारे गाँव पधनी ही रहेगा। राग में ये स्वर इस क्रम से हो या ना हो, किंतु ठाट में इस क्रम से होना आवश्यक है। राग में 7 स्वरों से कम भी हो सकता है, किंतु ठाट में 7 स्वरों का होना जरूरी है। रागों की जातियाँ होती है जिसके बारे में मैंने कल अध्ययन करवाया था, जैसे औडव संपूर्ण, औडव षाडव, औडव औडव, या संपूर्ण षाडव, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण औडव, या औडव संपूर्ण, औडव औडव, या औडव षाडव। तो इस प्रकार से अर्थात आप रागों में आप कितने स्वर इन ठाट में से देके आप राग बना रहे हैं वो एक अलग विषय है, परंतु ठाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है और क्रमानुसार होना आवश्यक है। ठाट का संपूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से ऐसे राग हैं जिनमें 7 स्वर लगते हैं, इसलिए ठाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है, अन्यथा उसे संपूर्ण जाति के राग तैयार करने में असुविधा होगी। इसके बाद तीसरी बात यह है कि ठाट में केवल आरोही होता है, इसमें आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ठाट गाए बजाए नहीं जाते हैं, ये सिर्फ राग बनाने के ही काम आता है। अर्थात इनमें से हम स्वर लेके राग बनाते हैं, तो ये आप इसमें अवरोह की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आरोही पर्याप्त होता है। ठाट में एक ही स्वर के 2 रूप साथ साथ आ सकते हैं, जैसे कोमल और तीव्र, ये ठाट में एक ही स्वर के 2 रूप हैं जो कि साथ साथ लिए जाते हैं। ठाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि ठाट सुनने में कानों को अच्छा ही लगे। कारण ठाट में क्रमानुसार 7 स्वर लेना अनिवार्य होता है, और कभी कभी एक स्वर के 2 स्वरूप जैसे कोमल और तीव्र भी साथ साथ आ सकते हैं, इसलिए प्रत्येक ठाट में रंजकता का रहना संभव है ही नहीं। जब आप एक तरीके से ठाट में, क्योंकि क्रमानुसार आप सारे गाँव बदन ही गा रहे हैं, तो उसमें रंजकता का अभाव रहेगा। उसमें यदि आप कभी किसी ठाट में कंटिन्यू अगर एक ही स्वर के 2 स्वरूप साथ में हैं, तो वहाँ रंजकता का अभाव रहेगा ही रहेगा। ठाट को पहचानने के लिए उनमें से उत्पन्न हुए किसी प्रमुख राग का नाम उस ठाट को दे दिया जाता है। जैसे कि भैरव एक प्रसिद्ध राग है, इसलिए भैरव राग के स्वरों के अनुसार जो ठाट बना है उस ठाट का नाम भी भैरव ठाट रख दिया है।
इस प्रकार अन्य ठाटों के नाम रखे गए हैं। प्रत्येक ठाट में स्वर तो केवल 7 ही होते हैं, किंतु उन स्वरों में कोमल तीव्र का अंतर पड़ सकता है। इस अंतर से तरह तरह के ठाट बना लिए गए हैं। जो हमारे 10 ठाट चल रहे हैं वे निम्न हैं। चतुर पंडित, चतुर का मतलब हमारे जो भातखंड जी उनको चतुर पंडित कहते हैं। कि ये जो कविता है, यमन बिलावल और खमाजी, भैरव पूर्वी मारवा काफ़ी, आशा भैरवी तोड़ी बखाने, दशमित ठाट चतुर्गुनी माने। चतुर पंडित की इस कविता, चतुर पंडित फिर बता देता हूँ, पंडित भातखंडे जी, उन्हीं को चतुर पंडित कहा गया है। इस कविता से 10 ठाटों के नाम आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, और आप 10 ठाटों को आपको नीचे जो दिया गया है इसमें, कि जो यमन या कल्याण ठाट जिसे आप कहते हैं कल्याण ठाट, उसमें मध्यम तीव्र होता है जो कि दर्शाया गया है। बिलावल ठाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज ठाट में गंधार और सिर्फ निषाद स्वर कोमल होता है। भैरव ठाट में ऋषभ और धैवत स्वर कोमल होता है। पूर्वी ठाट में ऋषभ कोमल होता है, धैवत भी कोमल होता है, इसके साथ ही मध्यम तीव्र दिया जाता है। मारवा ठाट में ऋषभ कोमल होता है, मध्यम तीव्र होता है। काफी ठाट में गंधार व निषाद दोनों कोमल होते हैं। आसावरी में गंधार, धैवत, निषाद तीनों ही कोमल होते हैं। भैरवी में ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद ये चारों स्वर कोमल होता है। तोड़ी में ऋषभ गंधार कोमल होता है, मध्यम तीव्र के साथ धैवत भी कोमल होता है। इस प्रकार ये हमारे आधुनिक संगीत में 10 ठाट हैं, जिनके अंतर्गत रागों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो ठाट में आपको समझने की बात यही है कि ठाट संपूर्ण होते हैं, अर्थात इसमें 7 स्वर का प्रयोग होता है। क्रमिक रूप से स्वरों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, और लगातार इसमें एक ही स्वर के 2 स्वरूप भी आ सकते हैं। ठाट क्योंकि इसमें आरोह ही पर्याप्त होता है, अवरोह की आवश्यकता नहीं होती है। गाने बजाने में इसमें रंजकता का आभास नहीं होता है, जैसा कि हम रागों में करते हैं। किसी भी राग को हम गाते हैं तो क्योंकि उसमें हम सिर्फ आरोह अवरोह नहीं करते, राग में रागांग भी होते हैं, रागों के अंग भी होते हैं। राग को तरह तरीके से गाया जाता है तो उसकी रंजकता स्वाभाविक ही है, परंतु ठाट की कोई रंजकता नहीं है। इसके बाद हम राग के बारे में चर्चा करेंगे। राग का है ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर तथा वर्णों के कारण सौंदर्य हो, जो मनुष्य के चित्त का रंजन करे, अर्थात जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे। बुद्धिमान लोग उसे राग कहते हैं। अब राग में भी कुछ बातें हैं जिनका होना आवश्यक है। पहली बात तो राग किसी न किसी ठाट में से उत्पन्न होना चाहिए। दूसरी बात, ध्वनि की एक विशेष रचना भी होनी चाहिए। तीसरी बात, इसमें स्वर तथा वर्ण भी होने चाहिए। चौथी बात, रंजकता यानी सुंदरता भी होना चाहिए, क्योंकि राग गायन का अर्थ है मन का रंजन करना। रंजनता अगर किसी राग में नहीं है, अर्थात जो मन को प्रभावित नहीं कर पा रही है, तो उसका कोई महत्व नहीं। राग में कम से कम 5 स्वर होने आवश्यक होते हैं, ये एक विशेष बात है। जैसे कि ठाट में हमने देखा था कि वहाँ सिर्फ 7 स्वर होते हैं, और इससे न तो कम होते हैं न ज़्यादा परंतु राग में कम से कम आप 5 स्वरों को लेंगे, और अधिक से अधिक तो 7 स्वर तो दिए जाते हैं। तो कम से कम आप 5 स्वरों का तो लेना आवश्यक है, इससे कम का कोई राग नहीं होता है। राग में एक ही स्वर के 2 रूप पास पास लेने का शास्त्रकारों ने विरोध किया है, जैसे कि कोमल गंधार या शुद्ध गंधार, या मध्यम शुद्ध या तीव्र मध्यम, मतलब इनको साथ साथ लगातार लेने का हमारे शास्त्रों में मना किया गया है शास्त्रकारों द्वारा। राग में आरोह अवरोह दोनों का ही होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना राग का स्वरूप पहचाना नहीं जा सकता। अर्थात जिस प्रकार हमने देखा था ठाट में अवरोह का आवश्यक नहीं है, परंतु राग में आरोह अवरोह दोनों का ही होना आवश्यक है, क्योंकि हम राग को पहचान नहीं सकते। इससे हो सकता है किन्हीं 2 रागों का अवरोह या आरोह दोनों सेम हो, परंतु अवरोह या आरोह में दोनों में कुछ डिफरेंस हो, तो हम कैसे पहचानेंगे। इसलिए राग में आरोह अवरोह दोनों का ही होना आवश्यक है। किसी भी राग में षड्ज अर्थात 7 स्वर वर्जित नहीं होता है। सा एक आधार स्वर होता है जिस पर संपूर्ण राग टिका हुआ रहता है, तो ये किसी भी राग में वर्जित नहीं होता है। मध्यम और पंचम ये दोनों स्वर एक साथ तथा एक ही समय कभी भी किसी राग में वर्जित नहीं होते। अर्थात यदि मध्यम वर्जित है तो पंचम स्वर होगा ही होगा, और यदि पंचम वर्जित है तो मध्यम स्वर उस राग में होगा ही होगा। ये दोनों स्वर यानी म और प एक साथ किसी भी राग में वर्जित नहीं हो सकते। राग में वाद्य स्वर एवं संवादी स्वर अवश्य होंगे। इन स्वरों पर ही विशेष जो राग में रहता है। तो विद्यार्थियों, राग के बारे में काफ़ी बातें हमने चर्चा में की है, जैसे कि राग किसी न किसी ठाट से उत्पन्न होना चाहिए। कुछ राग ऐसे भी है किसी भी एडजस्ट किए गए हैं ठाटों में, परंतु उन ठाटों में आते नहीं, क्योंकि हमारे एक रागांग पद्धति और है जो राग वर्गीकरण की यही है। आप लोग उसका ज़्यादा अध्ययन करें, क्योंकि ये जो ठाट पद्धति ये सिर्फ
एक शरीर की रचना के आधार पर ही रागों का वर्गीकरण है, परंतु जो रागांग वर्गीकरण है वो राग की आत्मा के अनुसार उन रागों का वर्गीकरण किया गया है। अर्थात जो रागांग, जो राग का अलग अलग जो स्वर समुदाय हैं किसी राग में कौन से आ जाते हैं, तो उसके अनुसार वो रागांग वर्गीकरण आपको बहुत ही अच्छा रहेगा और उससे आपको बहुत आसानी से किसी भी राग को गाते बजाते या सुनते समय समझ में आएगा कि किस राग में कौन से राग के स्वर समुदाय रागांग प्रयोग किए गए। तीसरी बात यह है कि राग में रंजकता तो होना परम आवश्यक है, क्योंकि यदि राग में रंजकता ही नहीं होगी तो उस राग का कोई अर्थ नहीं रहेगा। 5 स्वर से कम स्वर का कोई राग नहीं होता है, और किसी भी राग में शास्त्रकारों ने एक ही स्वर के 2 स्वरूप पास गाने से बजाने, लगातार गाने बजाने से विरोध किया। रागों में आरोह अवरोह का होना आवश्यक है, ये मैंने आपको समझाया कि कई राग ऐसे होते हैं जिनके आरोह सेम होता है परंतु अवरोह में ही वो राग अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए उन रागों का आपको पहचानने के लिए, गाने के लिए राग में हमेशा आरोह अवरोह दोनों का ही होना आवश्यक है। इसके बाद हम जो है बात करते हैं यहाँ कि सा स्वर, तो सा स्वर पर तो संपूर्ण राग टिका हुआ होता है, बिना हम इस आधार के नींव है किसी भी राग को नहीं गा सकते। मध्यम और पंचम स्वरों के बारे में बात यह है कि आप ये दोनों स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं कर सकते हैं। यदि मध्यम है तो पंचम वर्जित कर सकते हैं, यदि पंचम है तो मध्यम वर्जित कर सकते हैं। ये राग के अनुसार है, परंतु दोनों स्वर एक साथ वर्जित किसी भी राग में नहीं होते हैं। और वाजी समवाजी स्वर का तो होना परम आवश्यक है ही, क्योंकि वाजी और समवाजी स्वरों के योग से ही राग खड़ा होता है। तो ये सभी बातें हैं, और ठाट और राग का यही अंतर है कि ठाट जो है वो गाए बजाए नहीं जाते पहली बात, तो ठाट किसी न किसी राग को उत्पन्न करते हैं, और जो मुख्य राग होते हैं उन्हीं के नाम पे ठाटों का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि भैरव राग है, उसी के अनुसार उसके ठाट को भैरव ठाट कहा गया। आप सभी लोग इसका अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि आपके क्रियात्मक संगीत में ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी का आपको अध्ययन करना चाहिए। आगे की क्लास में हम और भी आपके विषय से संबंधित जितने टॉपिक हैं उनकी चर्चा करेंगे। अभी आप जितना बताया जा रहा है उसका अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।